वो तोड़कर बाहर निकली। हालात यह है कि कोख तक का सौदा हो रहा है तो अलग अलग शहरों में हैवान घूम रहे हैं जो अपने रसूख के दम पर नाबालिग बच्चियों को अपनी हैवानियत का शिकार बना रहे हैं। सवाल है आखिर क्यों? सूबा बोलेगा में शहर शहर हैवान पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में शासन के दावों के उलट जिला प्रशासन अपने जिलों में फेल नजर आ रहा है। इसकी तस्वीर यूपी के अलग अलग जिलों से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों से आई 4 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि शहर शहर हैवान घूम रहे हैं जो महिलाओं के साथ नाबालिग बच्चियों और कोख में पल रहे बच्चों के भी दुश्मन बन बैठे हैं। कन्नौज में तैनात दरोगा दिवेंद्र यादव के बेटे दीपू यादव ने अपने साथी गोलू यादव के साथ मिलकर सजीती क्षेत्र की किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात बीते सोमवार की बताई जा रही है। पीड़िता खेतों में चारा लेने गई। घर लौटते समय किशोरी को हैवानों ने अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला। खाकी ने भी वर्दी को शर्मसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ग्रामीणों का आरोप है आरोपी दीपू के दरोगा पिता देवेंद्र ने ही पीड़िता के पिता की हत्या तक करा दी। बात बुलंदशहर की करे तो सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गांव में 3 दबंगों ने महिला को अकेला पाकर गैंगरेप किया। पीड़िता अपने ननद के गांव में रहती थी। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हैं। पीड़िता ने इंसाफ के लिए थाने में गुहार लगाई है। ललितपुर में पुलिस चौकी राजघाट के गांव में नाबालिग संग रेप और मारपीट करने का प्रयास का मामला सामने आया है। नाबालिग को अकेला पाकर 2 दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय पीड़िता अपने घर जा रही थी। इतना ही नहीं, दोनों ही आरोपी पहले भी ऐसी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने महज चालान कर खाना पूर्ति कर दी, जिसके बाद पीड़िता को एसपी से गुहार लगानी पड़ी। ताज नगरी के हालात इससे बदतर हैं। देहात में गली गली कोक के कातिलों की दुकान खुली है। खुलेआम कोक के कातिल सौदा करते हैं। 2,500 से 3,000 तक में सौदेबाजी होती है। अवैध हॉस्पिटलों में खुलेआम गोरख धंधा चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गहरी नींद सो रहे हैं। कोक के कत्ल की सौदेबाजी का वीडियो सामने आया है। पूरा धंधा कस्बा शमशाबाद में सीएससी से चंद कदमों की दूरी पर है। इन सब के बीच बड़ा सवाल, शहर शहर घूम रहे हैवानों पर लगाम कब कसेगी? इन हैवानों को इनके अंजाम तक कब पहुंचाया जाएगा? खाकी की आड़ में कुकर्म करने वालों पर शिकंजा कब कसेगा? सूबा यही पूछ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो कानपुर से आगरा तक हैवानियत ही हैवानियत है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शहर शहर हैवान। आगरा में कोख के कातिल हैं तो कन्नौज में आपने देखा और खबर भी लगातार हमने आपको दिखाई, जहां पर किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद पिता पर ट्रक चढ़ा दिया गया। ये सूबे की तस्वीर है जहां पर महिलाओं पर या बच्चों पर जुल्म देखने को मिल रहा है और ये तस्वीर कोई एक जगह की नहीं है। ये कन्नौज की है, बुलंदशहर की है, ललितपुर की है और ताज नगरी की है। जो खबरें हमने इस वक्त आपको दिखाई, नंबर्स फ्लैश होंगे, आप कॉल करिए, अपनी बात को रख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दे। हमारे साथ अनिल झा, सपा नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनिल झा जी, बहुत बहुत स्वागत है। विनीत शुक्ला, बीजेपी प्रवक्ता, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तारा हसन, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई, बहुत बहुत स्वागत है तारा हसन जी आपका। हमारे संवाददाता अजय चौहान, हमारे संवाददाता आगरा से इस वक्त जुड़ गए, और भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे हम खबरों पे अपडेट लेंगे। फिलहाल सबसे पहले सीधे अजेंद्र के पास चलते हैं। अजेंद्र, ताज नगरी में कोक के कातिलों ने, जिसे कह सकते हैं कि अपना पैर पसार लिया है, खबर बताएं और क्या जानकारी है दें। देखिए, अरे पूरा मामला आगरा के शमशाबाद इलाके का है, जो कि कस्बा है। आगरा जिले में ये कस्बा शमशाबाद है। यहाँ अगर बात की जाए तो तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा अवैध रूप से अस्पताल चल रहे हैं और ये अस्पताल अपनी मनमानी किस तरह से कर रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक महिला साफ तौर से 2,500 से 3,000 रुपए में अवॉर्सन की बात कर रही है और कोक के कातिल इस तरह से सौदा कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है
कल का ये वीडियो वायरल है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी पहुंचा है, ना ही अभी तक कोई कार्रवाई की गई है। पुलिस हालांकि पूरे मामले में जांच कर रही है, जांच की बात कर रही है, और ये कोई पहला मामला नहीं है। आगरा की अगर बात की जाए तो दर्जनों मामले ऐसे हैं जब यहाँ रंगे हाथ स्टिंग ऑपरेशन किए गए हैं या रंगे हाथ कोक के कातिल पकड़े गए हैं। कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा ही खानापूर्ति है, क्योंकि इस पूरे गोरख धंधे में स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी और कई अधिकारी मिले हुए हैं। उसका नतीजा ये है कि इन कोक के कातिलों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। और ये बात अलग नहीं कही जा सकती कि स्वास्थ्य विभाग में ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनकी मिली भगत से अवैध रूप से आगरा में सैकड़ों हॉस्पिटल चल रहे हैं, ना ही जिनका लाइसेंस है, ना ही जिनको परमिशन मिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोक के कातिल हैं। पेट में ही जन्म लेने वाले बच्चों को मार दिया जाता है। और यहाँ की मानसिकता अभी भी वही है कि अल्ट्रासाउंड कराने के बाद अगर लड़की है तो उसके कोक के कातिलों के बाद जाते हैं और अबॉर्शन करा देते हैं। तो बड़ा सवाल है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि ऐसे अवैध रूप से काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये आखिर कार्रवाई कहाँ है और उसका नतीजा कहाँ दिख रहा है? तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अपने आप जिस तरह से एक खुलेआम कोक के कातिलों से सौदेबाजी चल रही है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये आलम इसलिए है कि यहाँ आगरा में सालों से स्वास्थ्य विभाग की कुर्सियों पर कई सालों से एक एक बाबू या कर्मचारी डटे हुए हैं, ना ही उनके ट्रांसफर हुए हैं, और उन्होंने अपनी जेब गर्म करने का साधन बना रखा है। और ये साधन समाज के लिए एक गंदगी फैला रहा है और एक संदेश दे रहा है कि आगरा में आइए और कोक के कातिलों से मिलिए और मन चाहा अपना काम कराइए, और यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। सवाल उन अधिकारियों से है, आगरा के सूबे के मुखिया से सवाल है कि आखिर इस तरह से ये काम यहाँ आगरा में चल रहा है, आखिर इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी और कब तक इन कोक के कातिलों के अवैध रूप से अस्पताल चलते रहेंगे और ये स्वास्थ्यकर्मी अपनी जेबें भरते रहेंगे? कार्रवाई का डंडा कब चलेगा, ये सवाल है। तो कोक के अंदर भी बच्चियों को जीने नहीं दिया जा रहा है और कोक के बाहर भी स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, जिस तरह से हमें कन्नौज, ललितपुर, बुलंदशहर से जिस तरह की खबरें मिल रही हैं। ताहिरा हसन जी, आप क्या कहेंगी? ये देखिए, बहुत ही शर्मनाक है। अभी तो हमने 110वां अपना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है, और उसके बाद देखिए कितना खोखला सब है कि अभी हम सुन रहे हैं इतनी खबरें महिलाओं के साथ अभद्रता की आ गई, जिस तरह से महिला को किडनैप किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, दुष्कर्म किया गया, उसके बाद आवाज उठाने पे आवाज दबाने के लिए देखिए किस तरह से उसके पिता के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया। और बच्चियां जो इस दुनिया में आती है उससे पहले उनका दम की कोख में घोट दिया जाता है। और हम बता रहे हैं कि हम बहुत सभ्य समाज को बिलोंग करते हैं, हम 21वीं सदी में महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो एम्पावरमेंट कोई कागज पे लिखी इबारत थोड़ी है कि आपने लिखा महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की। अरे जो कानून बने, जितना लड़ झगड़ के कानून बनवाए हैं, महिला आंदोलन के बाद बने हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जैसे अभी आपके रिपोर्टर ने बताया कि उसमें तमाम से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बिना लाइसेंस चल रहे हैं। हम राजधानी में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा प्रदेश जो राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है। आप यहाँ देख लीजिए कहाँ रेजिडेंशियल एरिया में हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है? तो इस तरह से अगर स्वास्थ्य विभाग को एक्शन लेना होगा और बच्चियों का दम मां की कोख में घोटा जा रहा है और इसको खुलेआम किया जा रहा है, तो इसको आखिर ये डर कानून का क्यों नहीं पैदा हो रहा है? उत्तर प्रदेश में क्या कानून से राज नहीं चलेगा? इतना बड़ा लोकतंत्र है हम, जो कानून से चलता है, संविधान से चलता है। तो यहाँ संविधान की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं? लोगों में खौफ क्यों नहीं है? दरिंदों में खौफ क्यों नहीं है? सिर्फ कहने से नहीं होगा कि अपराधी डर रहे हैं। कहाँ डर रहे हैं? महिला के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, पिता को मार रहे हैं। अभी हाथरस की घटना थी जहां पिता ने FIR दर्ज कराया बेटी की टीजिंग के खिलाफ। जब लोग आवाज उठा रहे हैं, महिलाएं आवाज उठा रही है अपने साथ होने वाली अभद्रता के, तो उनके पिता की आवाजों को बंद किया जा रहा है, महिलाओं की आवाजों को बंद किया जा रहा है। तो आखिर ये एक्शन कब होगा? आधी जमीन है हम, और महिलाएं बहुत कुछ तय करती हैं। और अब डॉक्टर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कोई समाज कितना सभ्य है, कितना बेहतर है, कितना प्रोग्रेसिव है, इससे पता चलता है कि वहां महिलाओं की क्या स्थिति। तो हम देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में। बड़ी बात ताहिरा हसन जी ने कि आधी जमीन है हम, और किस तरह से आप देखिए जो खबरें हमारे पास आई, जो इस वक्त हमने आपको दिखाई, नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। आप सुबह बोलेगा में हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। विनीत शुक्ला जी
डर क्यों नहीं अपराधियों में? जिस तरह की खबर कन्नौज से मिल रही है, बुलंदशहर से मिल रही है, जहां पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, ललितपुर से भी खबर है, और आगरा में तो हद ही पार हो गई, जहां पर कोक में भी बच्चों को जीने नहीं दिया जा रहा है। देखिए आरिफ जी, कहीं पर भी कोई घटना अगर होती है तो ये निंदनीय है, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए। आज 2017 में सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनने के बाद में जिस तरीके से प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और अपराधियों में एक खौफ सा लगता है, तो इस वजह से बलात्कार हो रहा, खौफ लगता है। आरिफ जी देखिए, उत्तर प्रदेश से तमाम ऐसे अपराधी माफिया थे जिनका पलायन भी हुआ है, और महिलाओं के साथ अपराध पे आज बात की जा रही है, आधी जमीन के साथ। ताहिरा जी, मैं कह रहा हूं, कहीं पर भी कोई घटना होती है तो वो निश्चित ही निंदनीय है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। प्रशासन मूक दर्शक बन के नहीं बैठ सकता पुरानी सरकारों के जैसे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में त्वरित कार्रवाई होती है, कहीं से भी कोई लीपापोती नहीं होती है, ना ही कोई लापरवाही होती है। और रह गई बात, अभी आपने देखा कि एक बच्ची का मामला आया था तो सब समाजवादी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि उन्हीं की रैली में समाजवादी पार्टी का नेता निकलता है। तो शर्मसार करने वाली घटना, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोचना चाहिए कि जब उनके पार्टी के लोग उसमें लिप्त हो जाते हैं, लाल टोपी लगा करके, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि लाल टोपी वाला गुंडा है, अपराधी है, तो उत्तर प्रदेश में जो माहौल 2017 से पहले था, आज वो बिल्कुल नहीं है। आज बच्चियां सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं है कहीं पर भी कोई घटना होती। मैं कह रहा हूं, उसको कोई भी सदस्यता हमारा पार्टी का, कोई भी संगठन का या कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, और उस पर सख्ती से कार्रवाई हो, ये प्रशासन सुनिश्चित करता है और सरकार सुनिश्चित करती है। तो कहीं पर भी कोई घटना हो, मैंने पहली लाइन में कहा, वो दुखद है, लेकिन उन सब पे कार्रवाई त्वरित गति से हो रही है, बिना लेट लतीफी के हो रही है। अरे विनीत शुक्ला जी, आप कन्नौज में की खबर को हम ले लें, पिता पर ट्रक चढ़ा दिया गया है, खौफ नहीं है जरा सा भी। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वो पिता को ही मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। आप सोचिए, आरोपी दीपू के दरोगा के पिता दिवेद ने, इस तरह की खबरें मिल रही हैं, पीड़ित के पिता को ही मार डाला। जानते हैं जी सजेती क्षेत्र की जी विनीत बोले। जिस तरीके से अभी जैसे आगरा की आप घटना कह रहे हैं, तो उन सब पे भी वहां का प्रशासन वहां पर काम कर रहा है, और जल्द से जल्द उन सब पे शिकंजा कसा जाएगा और उस बच्ची को या परिवार को उनको न्याय मिले। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उस पर काम कर रही है, हमारा प्रशासन भी और हमारी सरकार भी। जी अनिल जी जवाब दें। अजहर भाई, सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना। और आज जिस मुद्दे पे हम लोग बैठे हुए हैं, अभी विनीत शुक्ला जी ने बड़ी सफाई से निकल गए और तमाम चीजें बता गए कि बड़ी मौजूदगी से काम हो रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बड़ा उससे काम कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे काम हो रहा है, ये प्रदेश के लोगों को बखूबी दिख रहा है। अगर इतनी ही तफ्तीशी से काम हो रहा है, इतनी ही कुशलता से हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो महिला अपराध में उत्तर प्रदेश टॉप शहर में है, टॉप प्रदेश में है। महिला अपराध में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के नंबर 1 प्रदेश है, और उसमें भी लखनऊ जो है वो नंबर 1 शहर है। तो ये तत्परता से काम हो रहा है। जरा पहले आप सुन लें, पहले आप सुन लें, जरा शांति से पहले आप सुन लें। शुक्ला जी आपकी बारी। और पंजाब की भी शुक्ला जी आपके शासित राज्य हैं, उन सब में शुक्ला जी आपके शुक्ला जी बहस उत्तर प्रदेश पे हो रही है, आपके टाइम पे मैंने सुन तो लेने दीजिए। पहले आपको बोलने का मौका दिया, आपने खूब बखान की, कम से कम अनिल झा को सुन तो लें। आपने अपनी बारी में कही, मुझे मेरी सुन लीजिए ना, मैं आप ही के जवाब दे रहा हूं। जो जितनी चतुराई से, जितनी निर्भीकता से काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद,
और आप जैसे कार्यकर्ता, वही मैं बखान कर रहा हूं, उसको सुनिए तो थोड़ा सा ध्यान से। तो अजहर भाई, मैं ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश है और लखनऊ उसमें से नंबर 1 शहर है। हर 16 मिनट में एक रेप, जहां हिंदुस्तान के अंदर हर 16 मिनट में एक रेप, जहां हिंदुस्तान के अंदर आदरणीय मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सुरक्षा के नाम पे चुन के आए थे, वहां पे हो रही है। उसी में हर 11 रेप पर डे यूपी में होता है, इंडिया में होता है 11 रेप एक दिन में यूपी में होता है, जिसमें लखनऊ शहर टॉप है, मैंने पहले ही बताया। जहां तक अपराध, महिला अपराध की बात है, मेरे पास कुछ डेटा मैं आपसे शेयर करता हूं। 88 रेप इंडिया में पर डे होता है। 2018 से 2019 में 7.33% जो है अपराध, 2018 से 2019 में मात्र एक साल में 7.3% का अपराध महिला के अगेंस्ट, वुमेन के अगेंस्ट में उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये लाल टोपी की बात करते हैं। सच्चाई यह है कि लाल अंगोछा पहन के लोग अपराध करते हैं। लाल टोपी तो अब इनके विधायक और सांसद पहनने वाले आने वाले समय में। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, जहां तक ध्यान से, आप लाल टोपी संघर्ष और त्याग का प्रतीक है। लाल टोपी संघर्ष और त्याग का प्रतीक है। और भगवा जो है सत्ता के लोपित का प्रतीक है। आज भगवा टोपी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अपराध की बात कर रहे हैं, महिलाओं पे जो जुल्म हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। प्रदेश का मुखिया, जिस प्रदेश का मुखिया अपना प्रदेश छोड़ के चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेगा, उन प्रदेश का हाल और क्या होगा भाई? ये तो समझ लीजिए आप कि जिस प्रदेश का मुखिया अपना प्रदेश, कभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री जी ने महिला सुरक्षा के नाम पर या महिला के उसके नाम पे बैठक ली अधिकारियों के साथ? कभी नहीं सुना। इनसे जब आप बात करेंगे ठोको वाली बात करेंगे। तो आपको दिक्कत क्या है? अपराधियों को ठोकने की बात हो रही है तो आप हमें कोई, अरे आप ठोकिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ठोकिए। आदरणीय विनीत शुक्ला जी, आप अपराधियों को ठोकिए, लेकिन महिला की सुरक्षा करिए। तो समाजवादी पार्टी को मिर्ची क्यों लगती है? समस्या ये आप क्यों? अरे भाई, आधे से ज्यादा प्रदेश के शुक्ला जी आप कह रहे थे ना, आप भी कोई डेटा रख दीजिए। अनिल झा ने तो एक डेटा रखा हमारे सामने, बताया कि भाई सूबा जो है नंबर 1 पे महिला अपराध को लेकर आ चुका है, राजधानी नंबर 1 पर शहर सबसे अपराध को लेकर आ चुका है, महिलाओं को लेकर खासकर। आप कोई डेटा रख दीजिए तो मैं मान जाऊं कि पुलिस जो है आपकी बहुत बेहतर काम कर रही है और बदमाशों में खौफ और डर है। अजहर भाई, एनसीआरबी का डेटा मैं नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। ये जवाब ले लेते हैं ना विनीत शुक्ला जी, जवाब इनको बोलिए कि मुद्दे पे बात करें, ये इधर उधर गुमराह करेंगे। ये लोग मास्टर आदमी है इसमें। देख रहे हैं अनिल झा जी, वो दर्शक देख रहे हैं कौन किसको गुमराह कर। विनीत शुक्ला जी जवाब दे। देखिए आरिफ जी, मैं कह रहा हूं सपा के लोग इस तरीके से बखान करते हैं, गुणगान करते हैं अपने मुखिया का, जैसे उनके शासन काल में बलात्कारियों के मंच पे उनके। अरे मैंने तो अपने मुखिया का नाम तक नहीं लिया अभी, मैंने तो अपने मुखिया का नाम तक नहीं लिया अभी आप। मैंने तो अपने मुखिया का नाम जी, अब तो सत्ता में आप हैं तो आपसे सवाल तो किए जाएंगे ना भाई, क्यों अपराध हो रहे हैं, क्यों नहीं डर है? ये एक दो खबर में लगातार मैंने रिपोर्ट आपको दिखाई, आपने देखी, आपने सुनी, ऐसी कोई खबर नहीं है जो आपसे अछूती रही होगी विनीत शुक्ला है। ताज नगरी के हालात बद से बदतर है। बच्चियां स्कूल जाने से कतराती थी, डरती थी, क्योंकि समाज। अरे कतराती है, थी नहीं, कतराती है, कतराती थी नहीं। ये तो आप लोग का बात है, ये तो आप लोगों का बात आज मीडिया के साथ नहीं। तो अभी आपने क्या किया? अभी तो कोक में ही बच्चियों को मारा जा रहा है ताज नगरी में, और आपका स्वास्थ्य विभाग उससे मिला हुआ है। अखिलेश यादव की फोटो लगा करके लोग डराते थे। ये मीडिया, ये आप लोग दिखाते थे मीडिया से टाइप करके, आज बोलने में ताला लग गया। अरे आप मुद्दे पे बात करो शुक्ला जी, दिखा पढ़ा के एक ही चीज जानते हो बस, खाली इसके अलावा आता नहीं आप लोगों को। मुद्दे पे बात करो, डेटा पे बात करो। लेने का काम समाजवादी पार्टी। आप डेटा पे बात करो। आपके घर में भी महिलाएं हैं, दंगाइयों को हेलीकॉप्टर से बुला, आपके घर में भी महिलाएं हैं, रेल रोक में महिलाएं होंगी, माफ नहीं करेंगे आपको।
ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा। सतपाल झांसी से इस बीच एक दर्शक है, मैं आऊंगा। सतपाल झांसी से दर्शक जुड़ गए, मैं चाहूंगा कि उनको भी ले। सतपाल जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि टोपी और झंडे का सवाल ना शिवराज जी ने उठाए, बल्कि ये उठाना चाहिए कि सभी राजनीतिक पार्टियों को ईमानदारी से इस पर कदम उठाना पड़ेगा ताकि बेटियों को इंसाफ मिल सके। इस प्रकार की राजनीति, गंदी राजनीति सब पार्टियां छोड़े और मतलब जो है बेटियों को इंसाफ दिलाने। ठीक है सतपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप लोग को सुन रहे हैं दर्शक, वो कह रहे हैं टोपी की बात, झंडे की बात मत करिए। फिलहाल चंद्र प्रकाश एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। चंद्र प्रकाश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के नेता जो बोल रहे हैं कि ठोकों की राजनीति हमें पसंद नहीं, तो वो तो अपराधियों को ठोक रहे हैं। अपराधी ये कह रहे हैं ना कि हमें हमारी जान बख्श दो, हमें जेल में डाल दो। ये मैंने अपने 67 साल की उम्र में पहली बार देखा है कि अपराधी खौफ खा रहे मुख्यमंत्री से। ये एक बड़े गर्व की बात है। और वहीं जो है, जो समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं जी हमें। और चंद्र प्रकाश जी, जो अपराध हो रहे हैं उस पर भी हम गर्व करें, जो महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं उस पर भी हम गर्व करें, ताजनगरी में बच्चों को कोक में मारा जा रहा है उस पर भी हम गर्व करें। नहीं, बिल्कुल गर्व करने की बात नहीं है। ये एक शोध का विषय, इस पर चिंतन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। राजनीति तो होती रहती है सर, लेकिन हमें लगता है कि हमें आंकड़े भी देखने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए। तारा हसन जी कुछ कहना चाहती। तारा हसन जी, जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि देखिए, बहुत अहम मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम। और मैंने जैसे पहले कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का 110वां साल हमने अभी मनाया है 8 मार्च को। तो उस समय ये तय हुआ था कि हम बेहतर समाज बनाने के लिए तो 8 मार्च को रखा गया था। उस समय भी जो महिलाओं ने आंदोलन किया था वो काम के घंटे फिक्स करने के लिए किया था। ये 8 मार्च कोई सिंबॉलिक मदर्स डे और टीचर्स डॉटर्स डे की तरह नहीं है। ये एक कामकाजू महिलाओं के संघर्ष का दिवस है। वो संघर्ष द्वारा बेहतर कैसे समाज बने इस पे बात हो, जो उनके साथ इनइक्वालिटीज हैं, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उनको कैसे दूर किया जाए कि एक बेहतर समाज बन के तैयार हो। उनकी डिग्निटी का सवाल है। वो जो लक्ष्मण रेखा पुरुष और महिला के लिए अलग है, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए। ये पुरुष के विरोध भी है, स्ट्रगल नहीं है। ये पुरुष भी हमारे साथ आए इसमें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जब महिलाओं के साथ हो रहा है तो बात ये होनी चाहिए कि निर्भया के बाद जब इतना मजबूत कानून बन गया है, 3000 करोड़ निर्भया फंड है, तो उसको ठीक से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका यूज हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा ऐसे केसेस का निस्तारण हो, विटनेस हॉस्टाइल ना हो, उनको प्रोटेक्शन मिले, कन्विक्शन रेट बढ़े। वरना हम बराबर ये बैठ के बात करते रहे। कितनी दुखद है कि एक लड़की का किडनैप होता है, उसके साथ दुष्कर्म होता है और पिता को मार दिया जाता है। हाथरस में एक बच्ची है जो उसके साथ टीजिंग होती है, पिता एफआईआर दर्ज कराता है। जाहिर है हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र संविधान से चलता है। उसका यही प्रोसीजर है कि आप जाके अपने हाथ में कानून नहीं लेते, आप जाके पुलिस इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं। तब तो जस्टिस वर्मा कमेटी का जो जिस्ट था वो ये था कि स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन विल स्टैंड विद द वुमेन। वो जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं, एक्शन लेने के बजाय उनको गोली से उड़ा दिया जाता है। आखिर ये दरिंदों के पास इतना कहां से पैदा हो गई है दरिंदगी? उनको कानून का डर क्यों नहीं है? कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। महिलाओं के साथ होने वाली अभद्रता को सीरियसली देखा जाना चाहिए। महिलाएं कोई कॉमोडिटी नहीं है, इस समाज की संरचना में उनका बड़ा योगदान। तो मुझे लगता है अब ये हाई टाइम है कि हम पार्टी से ऊपर उठ जाएं सब लोग और ये बात करें कि कैसे एक बेहतर समाज, एक सुरक्षित समाज बनाया जाए। जब एक हमारे पास सारे कानून मौजूद है, फीमेल फिटिसाइड का हमारे पास एक्ट मौजूद है उसको रोकने के लिए, तो आखिर इस नर्सिंग होम्स वगैरह जो भी चल रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उन पे शिकंजा कसा जाए, दंडित किया जाए, सख्त से सख्त दंड दिया जाए। तारा हसन जी, दंड दिया जाए, लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो टोपी में उलझी हुई हैं। कैसे रहे के? जैसे मैंने कहा विनीत जी, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में कैसे रेजिडेंशियल एरिया में चल रहे हैं ये नर्सिंग होम, इनको बंद क्यों नहीं करवाती सरकार? तब तो पता चलेगा सरकार इकबाल से चलती है। कानून का इकबाल होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है जब सरकार जी, मैं आऊंगा अनिल जी। विनीत जल्दी से जवाब दे। तारा हसन ने जो बात कही है, क्यों नहीं बंद करा रहे हैं नर्सिंग होमों को?
किसकी शय पर ये चल रहे हैं राजधानी के अंदर? मुख्यमंत्री खुद वहां पर बैठते हैं, पूरा अधिकारियों का महकमा वहां पे बैठता है, फिर भी क्यों चल रहे हैं वहां पर? नहीं, देखिए आरिफ जी, मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है, कहीं पर भी कोई लापरवाही या लीपापोती नहीं होती है। और प्रशासन, अरे सर, प्रशासन राजधानी लखनऊ में नहीं काम कर पा रहा है तो ताजनगरी, ललितपुर और हम सजेती, ये तमाम जगहों की बात कैसे कर लें जब राजधानी लखनऊ में वो चीज नहीं हो पा रही है? मैं आपसे ये आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को और आपके चैनल में बैठे हुए सभी प्रवक्ताओं को मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और वो उस पर काम कर भी रही है जी। ठीक है, ठीक है। अनिल झा के पास मैं आऊंगा। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, तो ये तस्वीर है सूबे की। लगातार हम आपको सुबह बोलेगा में खबरें दिखाते हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, अपराध का ग्राफ और जो डेटा सामने है उसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात को रखिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो शहर हैवान सूबा बोलेगा में आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री भले ही कदम उठा रहे हैं, लेकिन जमीन पर उन तमाम कदमों का असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सजेती हो, बुलंदशहर हो, ललितपुर हो, राजधानी लखनऊ हो या फिर ताजनगरी, जहां पर महिलाओं पर जुल्म हो रहा है। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ है। अनिल मीणा इस वक्त हमारे साथ है। अनिल, बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गांव में 3 दबंगों ने महिला को अकेला पाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। मैं चाहूंगा इस खबर को बताएं और किस तरह की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है वो भी बताएं। अनिल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है सर। अनिल, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के कोतवाली सिकंदराबाद का मामला है, जहां एक महिला के साथ 3 लोगों द्वारा गैंगरेप किया जाता है। मैं बता दूं, अगर हम बात करते हैं घटना की, तो घटना जो अधिकारियों के द्वारा बताई गई है, अधिकारियों का कहना है घटना 2 तारीख की है, लेकिन 2 तारीख की घटना के बाद जो पीड़ित महिला है उसने कल तहरीर थाने कोतवाली में तहरीर दी है।
उसी के तहरीर के आधार पर 3 लोगों को नामजद किया। लेकिन सबसे बड़ा इसमें सवाल ये आता है कि जो 2 आरोपी हैं उसमें वो महिला के खुद ही भांजे लगते हैं, और उनमें अगर हमारी बात करें अगर सिकंदराबाद सीओ की, तो उनका कहना गया है दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी की अभी तलाश जारी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है महिलाओं के प्रति, जहाँ एक बात उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मिशन शक्ति की बात कर रही है और लगातार प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क का भी लगातार महिला हेल्प डेस्क भी खोली जा रही है, लेकिन उसके बाद भी जनपद बुलंदशहर में महिलाओं के प्रति जिस तरह से लगातार घटनाएं होती जा रही है वो एक ना एक कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही को साफ जाहिर करती है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही अनूपपुर कोतवाली क्षेत्र में एक मासूम 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ 25 तारीख को घटना हुई थी। 28 तारीख को पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और जब उसका सब उसके ही आरोपी के घर में बरामद होता है तो आरोपी की पुलिस तलाश में जुटा है। जब खबर मीडिया में चलती है उसके बाद पुलिस का संज्ञान लेती है और जब आरोपी को शिमला से गिरफ्तार करती है, तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं जनपद बुलंदशहर में पुलिस की लापरवाही को देखते हुए जिस तरह से महिलाओं के साथ घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मिशन शक्ति को लेकर महिलाओं के लिए हर तरह की सुविधा देने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जिस तरह से अपराध लगातार होते जा रहे हैं। अगर हम बुलंदशहर की सिकंदराबाद कोतवाली की बात करें तो जिस तरह से 3 दबंगों द्वारा एक महिला के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। हापुड़ की वो महिला है और अपनी ननद के यहाँ पर वो रहती थी और वहाँ 3 लोग उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम देते हैं और उसको धमकी देके जाते हैं। लेकिन जब वो आप बीती 2 तारीख की घटना के बाद वो कल 10 तारीख को अपनी आप बीती अपने परिवारजनों को बताती है, तो उसके बाद उसके परिवारजनों सिकंदराबाद कोतवाली जाते हैं और वहाँ मुकदमा दर्ज कोतवाली प्रभारी द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और उन्होंने जो 2 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं वो दोनों ही भांजे बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनपद पुलिस में जिस तरह से अनिल अभी एक फरार है उसके बारे में पुलिस कुछ पता लगा पाई है? अनिल मीणा, एक आरोपी अभी भी फरार है, उसके बारे में पुलिस कुछ पता लगा पाई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मेरी करीब 1 घंटे पहले ही सिकंदराबाद सीओ से बात हुई है। सीओ का कहना है कि 2 आरोपी को भेज दिया गया है और एक आरोपी की तलाश जारी है, उसको जल्द ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे ही सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी कि आखिरकार 2 तारीख की घटना होने के बाद में 10 तारीख को मुकदमा दर्ज क्यों करा गया है। और उसको लेकर हालांकि पुलिस का कहना यह है कि जो महिला ने तहरीर दी है, पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। एक आरोपी अभी बचा हुआ है तो उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली में कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी और 2 बेटियों को हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या के बाद आज करीब 8-10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो आरोपी जो है 3 हत्याओं के आरोपी को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जिस तरह से जनपद बुलंदशहर पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं कि घटना हो जाती है उसके बाद भी पुलिस आरोपी को नहीं ढूंढ पाती है, जबकि 8-10 दिन बीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं जनपद बुलंदशहर में, कहीं जहां महिलाओं को सुरक्षा की बात की जाए तो लगातार महिलाओं की सुरक्षा भी नहीं हो पा रही है। जनपद बुलंदशहर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के हौसले, दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि पुलिस का खौफ लोगों के बिल्कुल भी दिमाग में बिल्कुल नहीं है और पुलिस को तो लोग इस तरह से मान रहे हैं कि जैसे पुलिस बिल्कुल जनपद बुलंदशहर की हो ही नहीं। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और प्रमोद, क्या विनीत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद विनीत शुक्ला चले गए हैं फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी, आप क्या कहेंगे महिलाओं पर जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, आपने डेटा भी सामने रखा, लेकिन बड़ी वजह क्या नजर आ रही है? मैं आऊंगा आपके पास अनिल, लेकिन फिलहाल उमेश जैन इस बीच एक दर्शक। उमेश जैन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार साहब। नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का राज समाप्त हो गया है। पुलिस का शासन जो है समाप्त हो गया है, वो गुंडों का राज आ गया है। यहाँ पर बहन बेटियों का निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। पुलिस जो है कुछ भी नहीं कर रही है, केवल पैसे कमाने के चक्कर में लगी रहती है। बेटियों को और लेडीज का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। दिन पे दिन गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। इससे ज्यादा गुंडागर्दी क्या होगी कि पुलिस के फादर को गोली मार दी जाती है और पुलिस देखती रहती है और कुछ भी नहीं करती है। इसलिए पुलिस को बहुत ईमानदारी से काम करके देश की स्थिति को सुधारना चाहिए, वरना यहाँ पर गुंडाराज और बढ़ जाएगा।
ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए। अनिल झा, आप क्या कहेंगे? अजहर भाई, मैं ये बहुत सीरियस इशू है। इसको राजनीतिक रूप से दो पार्टी आपस में तुतु मैं करें, वो हम लोग नहीं चाहते ये हो। हम बार बार इस चीज पे आप देख रहे हो कि जहां पे 11 रेप पर डे यूपी के अंदर, ये मेरा डाटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डाटा है, पर डे होता है, रिपोर्ट होता है, उसमें रजिस्टर कितना होता है मालूम नहीं। कितने लोगों को मीडिया में जो आप लोग ले आते हो वो उस पर बहस हो जाती है, जो आप लोगों के माध्यम से छूट जाता होगा वो बेटी की आवाज दबी रह जाती है। तो सरकार को चाहिए कि सरकार इस पे गंभीरता से, महकमों में बैठे, दो डिप्टी सीएम है इस प्रदेश में, एक सीएम है, और ऊपर से दिल्ली में बैठे आदरणीय मोदी जी भी इसको वॉच कर रहे हैं सबसे बड़े प्रदेश होने के नाते। इस पे कुछ ना कुछ जब तक ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक अपराध होता है, अगर उसको आप नजीर नहीं पेश करेंगे तब तक दोबारा नहीं। हौसला बुलंद है यहाँ लोगों का, और ऐसा नहीं है कि ये सब कोई बड़े अपराधी हैं जो सोच समझ के कर रहे हैं। क्योंकि आपने एक पुलिस को एक कंट्रोल बना रखा है, सेलेक्टिव होकर आप काम करते हैं। आपको जब दूसरे पार्टी का होगा उस पर आप कार्रवाई कराएंगे, जैसे ही आपके लिंक निकलेंगे आप उसको रास्ते में, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है, आपको अपने कार्यकर्ता को खुश करना है, आपको नेता खुश करना है। तो ऐसे सेलेक्टिव होकर अगर आप इन सब मुद्दों पे सरकार चुपचाप बैठेगी और खाली टीवी पे प्रवक्ता कहेगा कि नहीं हम वो है, हमारी सरकार काम कर रही है, जो भी अपराध होगा उस पर बख्शेंगे नहीं, तो ये सब एक थोड़ी हवाई बातें हैं। सरकार कि तत्काल प्रभाव में सारे अधिकारी की मीटिंग ले और जिम्मेदार लोगों को शामिल करके एक टीम बनाना हो, टीम बनाए, जो भी करना हो, कम से कम ऐसा नजीर पेश करे इसी अपराध को लेकर। वर्तमान में जो पीछे 1 हफ्ते 10 दिन महीना भर में अपराध हुए हैं, ऐसा नजीर पेश करे कि आने वाले समय में अपराधी को अपराध करने में रूह कांपे। अन्यथा चुनाव आती है, जाती रहेगी, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी चीजें करके ये इस तरह की अपराध होती रहेंगी, कोई सरकार रोक नहीं पाएगी जब तक आदमी की नीयत सही नहीं होगा। जब तक नियत है। तारा हसन जी क्या कहेंगी? महिला हेल्प डेस्क बनी हुई है, ये बात कही गई, एक अच्छा कदम उठाया गया था। मैं मानता हूं कि इससे बहुत लोगों को न्याय भी नहीं मिला, लेकिन तब भी अगर हम देखें तो जब ये बात कही गई कि भाई महिला हेल्प डेस्क में तत्काल कार्रवाई होगी, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर ऐसी खबरें तारा हसन जी हमारे पास आती हैं जहां पर महिला उन पर जिसे कह सकते हैं गैंगरेप किया जा रहा है, रेप की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं, जैसा कि सजेती की खबर, जैसा कि मैंने आपको बताई, दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद पीड़ित के पिता को ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ महिलाओं को लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे तारा हसन जी बड़ी वजह आपको क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, मेरा जो महिला अधिकारों पे ही मेरी लड़ाई है, महिला अधिकारों पे, महिलाओं के लिए काम करती हूँ, 24 साल हो गए हैं। तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल में बताती हूँ। मेरे जी चले गए, बल्कि मैं कहना चाहती थी उनसे भी कि वो सत्ता में है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। देखिए, कानून तो महिलाओं ने बनवाया है, इतने कानून जो आजादी के बाद बने हैं वो सारे कानून महिलाओं ने अपने संघर्ष के द्वारा बनाए हैं। आपको लोगों को भी, अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो या सुना हो तो आपको भी याद होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऐसे नहीं बना था। जब हम इसके लिए संघर्ष कर रहे थे तो बराबर पुरुष प्रधान समाज से आवाज आती थी कि महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित, चारदीवारी में आप लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों बनवा रहे हैं? और फिर उसके बाद हमने मानने पे उन्हें मजबूर किया और एक्ट बना 2005। तो आप देखिए कि जो कानून बने उनका इम्प्लीमेंटेशन तो हो। डावरी एक्ट बना है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन कायदे से हो। मैं कहती हूँ समाज भी उसमें अपनी जागरूकता उसके अंदर भी लाई जाए, वो भी दहेज दे न ले, लेकिन ये भी तो हो कि सरकार भी उसमें, जो भी सत्ता में हो पार्टी, वो भी तो उस पर एक्शन ले, कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो, तब तो ये रोका जा सकता है। क्योंकि मैं बार बार कहूंगी, दहेज जैसी कुप्रथा है जो फीमेल फिटिसाइड को भी जन्म देती है, डोमेस्टिक वायलेंस को भी जन्म देती है, और हम महिलाओं को दर दर्जे का नागरिक बनाती है। महिलाएं कोई कॉमोडिटी नहीं है कि आपने यूज किया और थ्रो कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? उनके साथ बलात्कार हो रहा है, आवाज उठा रही है अगर उसके खिलाफ तो उनकी आवाज को रोक दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है? महिलाओं कहाँ गए? दरिंदे कहाँ डर रहे हैं? कहाँ बेखौफ? तो बेखौफ अपना काम कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि वो डरे हुए हैं। अगर वो डरे हुए हैं तो फिर क्यों महिलाओं के साथ रोजाबद्धता हो रही है? इस 21st सेंचुरी में इस सभ्य समाज कहने लायक नहीं रह गया जहां रोज महिलाओं के साथ ये क्यों हो रहा है? और ये पूरी दुनिया में शर्मसार करता है हमें।
तो आखिर उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? मैंने बार बार कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका ऐसे केसेस का निस्तारण हो, विटनेस हॉस्टाइल ना हो, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। कन्विक्शन रेट 1975 में 42% था, अब 24 या 25% है। क्यों ऐसा क्यों है? कन्विक्शन रेट को क्यों नहीं 100% किया जा रहा है? महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को क्यों मतलब हिंसा नहीं समझा जाता? उसमें बात होती है, डिबेट होती है, सेमिनार में डिस्कशन होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून। हम कहते हैं निर्भया के बाद जो जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई और जो मजबूत कानून आया, उसके बाद किसी भी कानून की जरूरत नहीं है, उसको ठीक से इंप्लीमेंट कीजिए। उसमें जितनी चीजें दी गई हैं उसको कायदे से इंप्लीमेंट किया जाए। उसमें यह भी है कि अगर थाना इंचार्ज FIR महिला की दर्ज ना करे तो जेल का प्रावधान है। आखिर वो सब चीजें दर्ज हो ना। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, कितने ऐसे थाना इंचार्ज जेल गए हैं? तो ये चीजें हैं, जो कानून आपके पास है उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है तारा हसन जी, मैं आऊंगा। नीरज इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। नीरज, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। नहीं, मेरा नाम कृष्ण शर्मा है जी, कृष्ण शर्मा जी। माफ कीजिएगा कृष्ण जी, बोले, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ जी, एक सब कुछ ऐसा होता है कि औरत है, मेरे भी लड़की है, गवर्नमेंट ने जो भी असूल बनाए ना, भी लड़की 18 साल में शादी कर सकती है, लव मैरिज कर सकती है। अब कुदरती हर इंसान जानता है, आप भी जानते हैं, आप भी बहन बेटी वाले हो, कि लड़की कैसी है ये माँ बाप को पता होता है। वो मंद बुद्धि है, वो दिमाग में कमजोर है, दिमाग में तेज है, अच्छा वो चंडीगढ़ जाके शादी करा लेती है। उसके बाद क्या होता है, क्या होता है उसके साथ क्या होता है? फिर कानून कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद कानून सर कुछ भी नहीं कर सकता। यानी माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लड़की का पालन पोषण होना चाहिए। अगर लड़की शादी भी कराती है तो कम से कम उसके माँ बाप को तो पूछा जाना चाहिए भी ये लड़की है कैसी, उसका डॉक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम बुद्धि है। उसके बाद लड़का करके काम जो भी करता है छोड़ देता है उसका, फिर वो उसका सत्यानाश हो जाता है। ये भी तो एक अमानियत चलती है जी। आप क्या कह रहे हैं, जब तक समाज को आप ज्वाइंट नहीं करेंगे, यानी समाज मतलब मैं खुल्ला कहता हूँ, जैसे ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज उस लड़की के बारे में क्या कहता है, ये जब तक कानून नहीं समझोगे, यानी अदालत नहीं मानती, समाज को अदालत मानती नहीं है, तो अमानियत होगी सर। चाहे बलात्कार हो, लड़की भी गलत होती है, तो लेकिन उस समाज से पूछा जाए कि ये लड़की कैसे, किस काम की है, उस किस मोहल्ले में रही है, उसका चाल चलन कैसे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र जैन हमारे संवाददाता ललितपुर से जुड़ गए। शैलेंद्र, ललितपुर में भी नाबालिग को अकेला पाकर 2 दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया है। मैं चाहूंगा शैलेंद्र उस खबर के बारे में बताएं और पुलिस का किस तरह का एक्शन देखने को मिला है ये भी जरूर बताएं। जी मैं बता दूं कि ये मामला थाना जखौरा अंतर्गत एक गांव का है, जहां एक नाबालिग लड़की से गांव के ही 2 दबंग प्रकृति के लोग जो शराब के नशे में थे उसको अकेले में पाकर उसको पकड़ लिया और उससे बलात्कार करने का प्रयास किया। लेकिन उसने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट भी कर दी और जब इसकी पुलिस में शिकायत की गई तो पुलिस ने केवल 151 धारा में उसका मामला दर्ज कर लिया, जबकि बलात्कार का प्रयास की उसने शिकायत की, साथ ही मारपीट की शिकायत की, लेकिन उसके बाद जो सुसंगत धारा है उसमें मामला दर्ज नहीं किया गया। जी शैलेंद्र, ये जो 2 दबंग है, क्या इनके बारे में पुलिस अब तक कुछ पता लगा पाई है? जी बताया गया कि ये पहले भी इस प्रकार के ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पहले भी इस प्रकार की घटनाएं करते रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन जब मैंने पुलिस अधीक्षक से इस बारे में जानना चाहा तो उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जो इसके अंतर्गत थाना जखौरा आता है, जखौरा थाना इंचार्ज से मैंने बात की तो उनका कहना था कि ये झूठा मामला है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है और इसलिए अभी उसमें हमने इसके 151 की धारा के बाद कोई और धाराएं नहीं बढ़ाई। जी लेकिन शैलेंद्र, हाल फिलहाल अगर हम बात करें ललितपुर में महिलाओं को लेकर किस तरह का जिसे कह सकते हैं क्राइम ग्राफ देखने को मिला है, किस तरह के अपराध देखने को मिल रहे हैं और उस पर पुलिस का रवैया क्या है?
जी, आप देख रहे हैं प्रदेश में यदि पुलिस का रवैया लचीला रहता है तो इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती हैं। आप देख सकते हैं कि पहले भी ऐसे कई सामने उदाहरण आए हैं जिसमें इस प्रकार के पुलिस के रवैये से बड़ी बड़ी घटनाओं ने बाद में परिणाम निकले हैं। लेकिन अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जो महिला या पीड़िता ने शिकायत की थी वो अपनी मां के साथ पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत लेकर आई थी, तो ये आवश्यक था कि उसकी जांच की जानी चाहिए थी, साथ ही उसकी मेडिकल जांच भी होना थी। मारपीट की गई थी, बलात्कार करने का प्रयास किया गया था, तो इस प्रकार की जो सुसंगत धारा है उसमें होना था मामला दर्ज, लेकिन फिर भी नहीं किया गया। जी अनिल मीणा, मैं अगर बात करूं इस वक्त बुलंदशहर में हाल फिलहाल महिलाओं को लेकर किस तरह का अपराध देखने को मिल रहे हैं, किस तरह की वारदातें देखने को मिल रही हैं, और मैं चाहूंगा कि पुलिस का उस पर रुख किस तरह का है। जी बिल्कुल, और इसमें आपको जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से महिला हेल्प डेस्क तो बना दी गई है, लेकिन महिला हेल्प डेस्क बनाने के बाद भी उसमें महिलाओं की जो पोस्टिंग नहीं हुई है वो एक सबसे बड़ा सवाल है, जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है सब। और अगर अधिकारियों से हम बात करते हैं तो अधिकारियों का कहना है कि जनपद बुलंदशहर में महिला पुलिसकर्मियों की पूरी तरह से तैनाती है, लेकिन अगर महिलाओं के हेल्प डेस्क की बात करें तो प्रत्येक थानों में महिला हेल्प डेस्क ऑफिस बने हुए हैं, और ना कि कोई उसमें महिला कांस्टेबल है, ना ही उसमें कोई महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात करें तो महिला आती हैं, लेकिन जिस तरह से मान लो थानों में पहले से ही सुनवाई की जा रही थी महिलाओं की, इस तरह से महिला डेस्क बनने के बाद भी आज भी उसी तरह से सुनवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं महिला हेल्प डेस्क ना होना भी महिलाओं ये एक सबसे बड़ी महिलाओं के लिए एक समस्या का कारण है, जिससे कि महिलाओं के प्रति लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और अगर जिस तरह से जनपद बुलंदशहर में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ भी अपराधियों में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार जिस तरह से घटना रेप की घटनाएं हो रही हैं, लूट की घटनाएं हो रही हैं, और कहीं दबंगों के द्वारा मारपीट की घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जनपद बुलंदशहर में पुलिस का खौफ इस तरह से बिल्कुल नहीं है। अभी अगर हम बात करते हैं शिकारपुर की, एक पिता द्वारा अपनी पत्नी सहित 2 बेटियों का कत्ल किया जाता है, तीनों को मार दिया जाता है, एक व्यक्ति मौत और जिंदगी से अभी भी अस्पताल में जूझ रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर 10 दिन बीत जाते हैं पुलिस अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। और सिकंदराबाद की बात करें तो गैंगरेप भी हो जाता है, महिला के साथ 2 आरोपी पकड़े जाते हैं, लेकिन अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी जनपद बुलंदशहर जो व्यवहार है वो भी कहीं ना कहीं अशोभनीय है, क्योंकि लापरवाही पुलिस की यहाँ देखने को काफी मिल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अपराधियों को खौफ बिल्कुल पुलिस का बिल्कुल नहीं है, तो ये इस तरह से एक ना एक अपराधियों को बढ़ावा देना, जहाँ पुलिस का, जबकि अपराधियों में एक तरह से ऐसा खौफ होना चाहिए कि जो पुलिस के नाम को सुनते ही अपराधियों के हाथ पांव कांपने लगे और वो किसी भी महिला के साथ घटना करने से पहले काफी देर तक उसके बारे में सोचें कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस आ जाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी अपना रुख अपनाना होगा, सख्त अपनाना होगा, जिससे कि महिलाओं के प्रति जो लगातार अपराध हो रहे हैं वो कम से कम हो सके। बड़ी बात साफ तौर पर मिल रही है तायरा हसन जी, लेकिन ये जो ताज नगरी से खबर आई जहां पर हम देख रहे हैं कि बच्चियों को कोख के अंदर ही मार दिया जा रहा है, उसका एक वीडियो भी सामने आया है। समाज के लिए बहुत दुखदाई है, और ये कोई पहला मामला नहीं, इस तरह के तमाम ऐसे मामले और तमाम जगहों पर ये तमाम चीज़ें चलती भी रहती हैं, जिसके बारे में शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं लग पाता है। लेकिन आगरा में, जैसा कि अजेंद्र हमारे संवाददाता भी जुड़े, उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग भी इस पूरे काम में लगा हुआ है। आप सोचिए, जब विभाग के ही कुछ अधिकारियों की सरपरस्ती में इस तरह का काम चल रहा हो, जहाँ पर कोख में बच्चियों को मारा जा रहा हो, तो मैम कितना खतरनाक तायरा हसन जी है हमारे समाज के लिए। कि दुखद तो है ही है, दुखद ही नहीं, मैं तो कहूँ कि इसको आप कहिए कि बहुत शर्मसार है, ये समाज को शर्मसार करता है, हम सब समाज का हिस्सा है, इसके लिए शर्मसार करता है। उससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात ये है कि विभाग, स्वास्थ्य विभाग भी इसमें इन्वॉल्व है, जैसा आपके रिपोर्टर ने बताया। मुझे लगता है कि आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है, और अगर इसको देख रहे हैं, सरकार में बैठे लोग देख रहे हैं, या विनीत जी ने सुना अभी, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुद्दे को ले जाएं और तुरंत इसके खिलाफ एक्शन हो, कि क्यों इस तरह से धड़ल्ले से बच्चियों का दम मां की कोख में घोटा जा रहा है। तो ये देखिए, कानून बना लेने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ मैं बार बार कहती हूँ, कानून तो एक हमारे पास टूल है, कानून बनता है जो, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर ये नर्सिंग होम्स को प्रोटेक्शन मिल रहा है और धड़ल्ले से ये गलत काम कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं बच्चियों का मां की कोख में, तो इनके खिलाफ सब। मैं रोकना चाहूंगा संजय भोपाल से, इस बीच एक दर्शक है। संजय, क्या कहना चाहेंगे?
जी नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरा कहना ये है कि इतने सारे डिपार्टमेंट है, इतने अधिक मतलब विभाग है और सब में अलग अलग रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन सब फॉलो है, पर इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं है सर। जो योजना जो है उसका क्रियान्वयन कहीं भी नहीं है। आप देखते हैं कि इतने सारे नियम बनते हैं, इतने सारे कानून बनते हैं, लेकिन उनका पालन कहीं भी नहीं किया जाता है। और यही वजह है कि मतलब इतने सारे मतलब रूल्स रेगुलेशन हो गए हैं, लेकिन उसका असर जो है, जो जमीनी स्तर पर, जो धरातल स्तर पर जो कहना चाहिए फील्ड में, वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और महिलाओं का जहां तक सवाल है कि महिलाओं की स्थिति को जो सशक्त करने के लिए जितनी भी योजनाएं आई है, उसमें ट्रेनिंग प्रशिक्षण का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर ट्रेनिंग प्रशिक्षण चालू हो गया होता, लेकिन प्रशिक्षण कहीं पर भी किसी भी तरह से बहुत किया गया है तो बहुत न्यूनतम किया गया, जबकि जगह जगह गांव शहर तहसील में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग चलाया जाना चाहिए था, वो जो नहीं चला गया। अरबों खरबों का बजट सर हर साल पारित होता है, उसके बावजूद किस तरह के प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं आप? जी किस तरह के प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं आप? ट्रेनिंग प्रशिक्षण, उनके जूडो कराटे का ट्रेनिंग प्रशिक्षण चला सकते हैं, अपने मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग प्रशिक्षण चला सकते हैं। उसके अलावा जो है उनको आत्मरक्षा की, सुरक्षा की जो मतलब जो उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन महिला और बाल विकास के होते हुए भी, इतने सारे आंगनबाड़ी केंद्र के होते हुए भी, और महिलाओं की स्थिति दयनीय होना बहुत कमाल की बात है साहब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय गाजियाबाद से। संजय, क्या कहना चाहेंगे आप? संजय, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा, इसका रूट कॉज क्या है। जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे, इस टाइप की घटनाएं होती रहेंगी। हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो अपराधियों को शरण देती है। आप अपराध करिए और आराम से एक बड़ा वकील कीजिए, छूट जाइए। जब तक इनको समयबद्ध तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इनके खिलाफ इनको जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक सुधार की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। हमने सब जगह चेंज कर लिया, लेकिन हमारी न्यायिक प्रक्रिया अब भी 100 साल पुरानी वाली चल रही है। तो ये घटनाएं होती रहेंगी और इसमें कोई भी जो सब लोग बैठे हुए हैं सुन लेंगे कि अभी आप बहस कर लेंगे, लेकिन कोई सुधार इन सबसे होने वाला नहीं है जब तक कठोर न्यायिक व्यवस्था लागू नहीं होगी। घटना हो, डिजिटल प्रूफ हो आपके पास, और 1 हफ्ते के अंदर निर्णय, जेल भेज दीजिए जिंदगी भर के लिए, सब सुधर जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़े। ताहिर हसन, आपने सुना, जो तमाम दर्शक भी जुड़े अपनी बात रख रहे हैं। भाई, हमारे पास एक व्यवस्था तो है न्यायपालिका की, हम बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, वकील बड़ा करते हैं, अपराधी जो है बाहर आ जाते हैं। आखिर ये इसको किस तरह से आप देखती हैं? मैंने कहा ना, पहले मैंने कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट से ऐसे केसेस का निस्तारण हो, लेकिन देखिए एविडेंसेस जो हैं वो पुलिस कलेक्ट करती है। एविडेंसेस तुरंत कलेक्ट हो, टैम्पर्ड ना हो। बलात्कार के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल हो जाना चाहिए। ये सब चीजें जब हो जाएगी, एविडेंसेस कायदे से कलेक्ट होंगे, तुरंत कलेक्ट होंगे, वहां पे प्रोड्यूस किए जाएंगे। देखिए जो एविडेंसेस होते हैं, ये हमारे जो सिस्टम है उसमें जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो ऑनरेबल जज उसी पे अपना फैसला देता है, वर्डिक्ट देता है। तो जाहिर है एविडेंसेस कलेक्ट होना चाहिए, जजेस भी बढ़ने चाहिए उन्हें, और पुलिस को सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम की बात हम लोग बहुत दिनों से करते रहे। उन्हें सेंसिटाइज करने के लिए पुलिस में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, जिससे कि उनको महिलाओं के प्रति एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू उनको सेंसिटाइज किया जाए। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ पुरुष ही, महिला थाना हमने बहुत स्ट्रगल के बाद हासिल किया है। बहुत इसके लिए हम लोग लड़े थे कि महिला थाना हो, लेकिन हम महिला थाने में भी जब जाते थे, अब बहुत अक्सर जाना होता तो देखते हैं वहां भी सेंसिटाइज नहीं है हमारे महिला थाने में भी, महिलाएं भी नहीं है, वो भी तो इसी समाज से आई है। तो ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाना बहुत जरूरी है। और अगर कलेक्ट नहीं करता एविडेंसेस, पुलिस नहीं कलेक्ट करती है, FIR तुरंत दर्ज नहीं करती है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जो जिम्मेदार है। 1 स्टॉप 1 सेंटर की बात थी, 1 स्टॉप 1 सेंटर में यही था, तुरंत मेडिकल का भी देखा जाएगा और हर काम एक ही जगह महिला जाएगी, सब हो जाएगा, FIR भी दर्ज हो जाए।
तो इस तरह की व्यवस्था को स्ट्रेंथन किया जाए, जो निर्भया फंड है उसका सही जगह पर यूटिलाइजेशन हो, महिलाओं के प्रति बढ़ने वाली हिंसा को रोकने और तायरा हसन जी, प्रशासनिक अमला जो उत्तर प्रदेश का है, जो सूबे का है, जिसको लेकर सवाल भी तमाम उठते हैं, सूबे का जो प्रशासनिक अमला है किस तरह से काम कर रहा है? क्योंकि ये बात हमेशा से रही है कि भाई इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ किया जा सकता है। आपको क्या वो इच्छा शक्ति मौजूदा वक्त की सरकार के प्रशासनिक अमले में वो नजर आ रही है? तारा सर नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने अभी भी कहा आपसे कि महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा को रोकने की बात होना चाहिए। ये कहने से नहीं चलेगा कि अपराधी डर गए, दुकान पे आ जाते, बेखौफ हो गए हैं, ठीक है, इससे कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है तारा हसन जी, ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है फिलहाल। तारा हसन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल मीणा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये सूबा का हाल है जहाँ पर कदम कदम पर हैवान है, और हद तो तब हो गई है जब कोक के अंदर ही बच्चियों को मारा जा रहा है। अपराध का ग्राफ बहुत ज़्यादा है, जिसको अनिल झा ने साफ तौर पर रखा एक डेटा के आधार पर। हमारे साथ विनीत भी जुड़े हुए थे, बीजेपी प्रवक्ता, जो बीच में ही चले गए। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं, और इस सब के बीच प्रशासन को काम करने की ज़रूरत है, डर पैदा करने की ज़रूरत है। एक ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए जिससे महिलाओं के प्रति होने वाला अपराध कम से कम हो। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महाशिवरात्रि पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। पितेश्वर नाथ मंदिर में की शिव की पूजा अर्चना, भगवान भोलेनाथ से लिया आशीर्वाद।
डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ममता पर हमला, नंदीग्राम में ममता के आरोपों को बताया झूठ का पुलिंदा, हमले की खबर को बताया नाटक। संभल में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे 2022 का चुनाव, बंगाल में ममता की जीत का किया दावा। आगरा में ताज की सुरक्षा में उठे सवाल, ताजमहल में शिव पूजा करने पहुंची हिंदू महासभा की पदाधिकारी पुलिस ने हिरासत में लिया। कानपुर में सजेती गैंगरेप मामले में सवालों के घेरे में पुलिस, 2 दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड, पुलिस शिकंजे में मुख्य आरोपी। मिर्जापुर में अनियंत्रित ट्रक ने 6 लोगों को रौंदा, बाइक सवार को बचाने में 4 की मौत, 2 की हालत गंभीर, हादसे के बाद पेड़ से टकराए ट्रक। आप